देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ द फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक। जो फूड है, फूड वो कैसे माउथ से ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से स्टमक तक कैसे आता है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जो फूड पाइप होता है, इसके बीच में जो फूड पाइप होता है जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फूड होता है वो आपका इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। अब ये जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस है ये क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पेरिस्टालसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स होते हैं, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन द फूड इज प्रोपेल्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है तो उसके आगे बढ़ने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसेस है पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब फूड कहाँ पे आ गया? स्टमक में। अब होता क्या है, जब आपका फूड स्टमक में आता है, अब यहाँ पे ऐसे देखिए ये इसोफेगस था और जो हमारा स्टमक है, स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ पर फूड जो है वो ऐसे आता है। जहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपका ये क्या है? फूड पाइप है। तो जहाँ पर एक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा हो दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा होता है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम वाल्व भी कहते हैं। क्या होता है? स्फिंक्टर होता है जिसे आप वाल्व भी कहते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए, एक दरवाजे की तरह होता है जो आगे चीज़ों को आने देता है, उसके बैक को रोक लेता है। तो जो वाल्व्स होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, दे अलाउ द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड स्टॉप द बैक फ्लो। जो फूड है वो पीछे न मूव करे, उसको रोकने के लिए ये स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो फूड है वो आपका इस स्फिंक्टर से होता हुआ और कहाँ आ जाएगा? स्टमक के अंदर आ गया। जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक जो होता है that releases गैस्ट्रिक जूस। ये क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। और जो ये गैस्ट्रिक जूस है ये तीन चीजों को मिलकर बना हुआ होता है। कंसिस्ट ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों को मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो स्टमक के वॉल से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ और गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। ये तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। और उनकी काम क्या होती है? देखिए, जो HCl होता है ये दो काम करता है। अब HCl आपको पढ़ रखा है आपने, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये हमारे स्टमक के मीडियम को हाईली एसिडिक कर देगा। और जब हमारा स्टमक हाईली एसिडिक हो जाएगा, हमारा जो स्टमक है वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ गए हैं वो उस हाईली एसिडिक मीडियम में मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो HCl है पहला ये काम क्या करता है? इट क्रिएट हाई एसिडिक मीडियम in stomach, due to which
due to which the microorganism coming along with food get killed. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है which is coming along with the food, so that will get killed, ठीक है, that will get destroyed due to the presence of the HCl. तो पहला काम क्या हुआ, the microorganisms which are coming along with the food, so they will be get killed in the stomach. और जो दूसरा काम होता है to activate the inactive pepsin enzyme. जो ये पेप्सिन एंजाइम होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और इन इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम्स को हम पेप्सिनोजन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन भी कहते हैं। तो इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द म्यूकस। अब देखिए जो ये स्टमक है तो स्टमक के वॉल जो है वो भी तो सेल का ही बना हुआ है, तो ये HCl के कांटेक्ट में सेल आ जाएगा तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस जो होता है वो इनके ऊपर एक म्यूकस लेयर बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये किस चीज का है, ये म्यूकस का है। तो म्यूकस क्या कर रहा है, फॉर्म्स एक प्रोटेक्टिव लेयर around stomach wall, ठीक है, so that the stomach wall can be protected, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या है, स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करना HCl से और पेप्सिन से, क्योंकि पेप्सिन जो होता है इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसको पेप्टोन्स में तोड़ देता है, जो कि स्मॉलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो इसे प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। ये इस बात को ऐसे समझिए, जो सेल है वो भी तो प्रोटीन का बना हुआ है। यदि स्टमक के जो वॉल है जो सेल का बना हुआ है, यदि इसको म्यूकस नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो ये पेप्सिन उस पर एक्ट करके और सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस का लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं, पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर, एंड कन्वर्ट देम इनटू पेप्टोन्स। तो यहाँ पर ये गैस्ट्रिक जूस इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा स्टमक में एक और चीज प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये फैट के ऊपर एक्ट करता है और इन्हें फैटी एसिड में ब्रेक करता है। तो कुछ फैट्स को वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फैट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्टमक में एक एंजाइम होता है रेनिन, स्टमक के अंदर ही एक एंजाइम होता है रेनिन, और वो केवल स्पेशली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके एक तो गैस्ट्रिक जूस हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, और इसके साथ एक एंजाइम होता है रेनिन जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। इसीलिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो रेनिन का फॉर्मेशन कम होने लगता है और मिल्क डाइजेस्ट करना मुश्किल होने लगता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे रेनिन का फॉर्मेशन कम होने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही दूध पीने की हैबिट को नहीं छोड़ता है तो उसमें रेनिन फॉर्म होते रहेगा और बाद तक फॉर्म होगा और मिल्क को डाइजेस्ट करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। तो स्टमक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अब जो फूड है, ठीक है, यहाँ पर फूड आया, इस पे ये केमिकल्स डाले गए और वो सिंपल फॉर्म में फूड हुए। उसके बाद जो फूड है वो ऐसे मूव करेगा और ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर गया, ठीक है। तो स्टमक से फूड कहाँ एंटर कर रहा है? फूड एंटर कर गया इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड जाता है, यहाँ पर एक ग्लैंड है जो कि कहलाता है पैनक्रियास। यहाँ एक ग्लैंड है जिसे क्या कहते हैं? पैनक्रियास, which is lying just below the stomach। और यहाँ पे आपका यदि आप देखें तो यहाँ पर लीवर होता है, ठीक है। इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है which is called as pancreas। यहाँ पे आपका एक, इसे मैंने डॉटर से क्लियर कर दिया, लीवर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये क्या है आपका? लीवर, ठीक है। तो लीवर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसमें इस तरीके से एक डक्ट आता है, इस साइड से एक डक्ट आता है और ये दोनों डक्ट गॉल ब्लैडर में जाता है और फिर ये कॉमन डक्ट में आकर खुल जाता है और ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब ये लीवर के दो लोब हैं, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ पर लीवर का काम है बाइल सिंथेसाइज करना। बाइल एक केमिकल होता है जो फैट को इमल्सिफाई करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस बाइल को सिंथेसाइज कौन करता है? लीवर के सेल्स। और इन डक्ट की मदद से वो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस इधर से आया और ये बाइल इधर से आया और ये दोनों के लिए ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है और उससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में डाल देता है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रॉडली स्मॉल इंटेस्टाइन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे बहुत जगह पे आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। लेकिन यहाँ पे आप केवल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ड्यूडेनम को, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम एंड इलियम, ये दो पार्ट। जो ड्यूडेनम पार्ट होता है इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब किसके लिए होता है? कंप्लीट डाइजेशन के लिए। जबकि जो इलियम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलियम और ड्यूडेनम जो है वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको कहा कि ड्यूडेनम जो है वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ड्यूडेनम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंप्लीट डाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं
फूड को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए। एक बात और आपको बता दूँ, जो पैनक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब ये होता है कि वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनमें हार्मोन बनता है। तो ये जो दो हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियास, वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन आपको मालूम है, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड। तो शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है इंसुलिन, वो कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास, और वो एक हार्मोन है। तो इसीलिए एंडोक्राइन की तरह रिएक्ट करता है। और एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट जो है आपका पैनक्रियास का, वो रिलीज करता है। अब यहाँ पर जो ड्यूटम है, तो पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले बाइल की बात करें। बाइल जो होता है दैट एक्ट्स ओवर द फैट एंड फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहने का मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन। जो फैट है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पहले स्मॉलर फॉर्म में तोड़ना बहुत जरूरी होता है ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो उसमें एक लाइपेज एंजाइम का, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होता है। वो इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एक्ट करता है और उसे फैटी एसिड में कंप्लीटली चेंज कर देता है। और फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो फैटी एसिड है। तो फैट इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड और नॉट। इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इस पैनक्रियाटिक जूस में एक केमिकल होता है ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसे एमिनो एसिड, प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स भी कह सकते हो आप। पेप्टोन्स इन पे एक्ट करता है और इन्हें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ट्रिप्सिन जो होगा वो एक एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो पैनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, ठीक है, ये along with और with the help of intestinal juice, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है वो भी एक जूस रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसकी मदद से, इंटेस्टाइनल जूस की मदद से पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस इज एबल टू कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड। तो कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में फॉर्म कर देता है, ये तोड़ देता है। इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म टूट गए ताकि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो सके। और जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? इलियम में। तो यदि आप इलियम की स्ट्रक्चर को देखें तो इलियम में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं which are called as belly, called as what? Belly। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, they are basically responsible for increasing the surface area। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? for increasing surface area। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये विलाइज होते हैं, ये कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हुआ और इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद जो फूड है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है
इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सीकम, अनदर इज कोलोन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। अब सीकम जो है वो एक डिजेनरेटिव पार्ट होता है। वो क्या होता है? एक डिजेनरेटिव पार्ट होता है, स्मॉलर पार्ट होता है जिसका आज के डेट में कोई यूज नहीं है। और इसी सीकम में, सीकम जो होता है कंटेन अपेंडिक्स, यही अपेंडिक्स कंटेन करता है। और आपको मालूम है कि आज के डेट में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? सीकम में डिजेनरेटिव फॉर्म में होता है। और यदि इसमें इन्फेक्शन होता है तो फिर इसे रिमूव करना पड़ता है अपने शरीर से, ठीक है। ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब कोलोन की बात करें। कोलोन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंड्स। तो वाटर और एंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। जबकि जो रेक्टम होता है, रेक्टम की जो ओपनिंग होती है, पहले तो समझिए रेक्टम होता क्या है। रेक्टम में टेम्पररी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड फॉर टाइमिंग। कुछ समय के लिए रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं और उसके बाद जो ओपनिंग होती है रेक्टम की उसे हम करते हैं एनस, ओपनिंग ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनस। तो इस एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट is thrown outside, तो बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो कर दिया जाता है। सो दिस वे द होल डाइजेशन प्रोसेस अकर। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि यदि न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होना है तो 5 स्टेप का होना जरूरी है। और वो 5 स्टेप क्या थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। माउथ में हमने इंजेशन किया, टेकिंग ऑफ द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन हुआ। इलियम में एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड करता है और ब्लड उसको कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रहता है जहाँ पे वो एसिमिलेट होता है, यूटिलाइज होता है और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये 5 के 5 स्टेप यहाँ पे भी कंप्लीट हुए या नहीं? तो दिस वे वी कैन से दैट द कंप्लीट न्यूट्रिटिव प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव प्रोसेस जो होते हैं 5 के 5 स्टेप कंप्लीट कैसे हुए, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें और रह गई हैं, वो आपको समझा लीजिए। एक तो डेंटल कैरीज, नेक्स्ट डेंटल कैरीज। सबसे पहले आप समझिए डेंटल कैरीज होता क्या है। हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टीथ इज कॉल्ड एज डेंटल कैरीज। फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टीथ इज कॉल्ड एज डेंटल कैरीज। अब सवाल ये है कि डेंटल कैरीज होता कैसे है, कैविटी बनती कैसे है? जब आप कोई मीठा चीज़ खाते हैं और वो दांतों में फंसा रह जाता है तो वहाँ पर माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं दे स्टार्ट एक्टिंग ओवर दोस शुगर पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एसिड। और आपको मालूम है कि एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, सो इट विल कोरोड द टीथ अपर पार्ट एंड इट विल फॉर्म कैविटी। जब हम कोई चीज़ मीठा खाते हैं और वो गलती से आपके माउथ में फंसा रह गया तो वहाँ पे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट करना शुरू करेंगे एंड इट विल
convert the glucose into acid और acid corrosive होता है तो it will corrode the teeth or not. So this way the cavity get formed. अब इसको रिमूव करने के लिए हम टूथ ब्रश करते हैं और टूथ ब्रश करने में हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं. तो जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है. वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है. तो जब आप टूथपेस्ट माउथ में लगाते हैं तो आपका माउथ बेसिक हो जाता है. तो गलती से यदि माउथ में थोड़ा एसिड बनेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसीलिए हमें डेंटल कैरीज को यदि रिमूव करना है तो हमें टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, जिससे कि ब्रश करने से जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जो टूथपेस्ट है वो हमारे माउथ को बेसिक कर देगा, जिससे कि यदि एसिड बनता भी है तो वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेंटल कैरीज. एक लास्ट टॉपिक है डेंटल प्लैग. डेंटल प्लैगिंग. डेंटल प्लैग होता क्या है प्लीज समझिए. डिपोजिशन ऑफ येलोइश सब्सटेंस. डिपोजिशन ऑफ वाटर. डिपोजिशन ऑफ येलोइश मटेरियल. येलोइश मटेरियल over teeth is called as dental plaque. Deposition of yellowish material over the teeth is called as dental plaque. देखना दांतों पे पीला पीला सा एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है. तो ये जो डिपोजिशन होता है इससे हमारे दांत की जो टीथ की ब्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है और इसे हम डेंटल प्लेग कहते हैं. एंड दैट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर ब्रशिंग. जब हम प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं तो डेंटल प्लेग को रिमूव कर सकते हैं. तो डेंटल प्लेग क्या होता है, कैसे से रिमूव कर सकते हैं, डेंटल कैरीज क्या होती है और इसे भी कैसे रिमूव करते हैं, ये समझ में आया आपको? ठीक है. तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. थैंक यू.